मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कहानी है नमक का दरोगा। आज मैं आपके सामने आरोह पुस्तक के गद्य खंड का पहला पार्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो है नमक का दरोगा और जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने यह कहानी उस समय लिखी थी जब देश स्वतंत्र था और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन था। वे अपने कानून बना रहे थे। उसी में एक कानून नमक का कानून था। उसमें टैक्स लगा दिए गए थे। 1882 में जो भारतीय नमक कानून बनाया गया, उसमें उन्होंने नमक के उत्पादन को अपराध घोषित कर दिया ताकि सरकार का एकाधिकार स्थापित हो जाए। आपको याद होगा कि 1930 में गांधी जी ने डांडी मार्च किया था। यह उन्होंने इसी नमक के कानून को तोड़ने के लिए किया था। यह कहानी उसी समय की है। प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी यथार्थवादी की संज्ञा पर रची गई बहुत चर्चित कहानी है। यह वास्तव में धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। आज मैं आपको नमक के दरोगा कहानी का प्रतिपाद्य यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नमक का दरोगा पद की प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या कार्य किए गए। ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर कर टैक्स लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक नया विभाग ही बना दिया गया, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया था। अनेक प्रकार के छल प्रपंच अर्थात धोखाधड़ी का आरंभ हो गया और रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के अधिकारियों की मौज हो गई। लोग नमक विभाग में दरोगा के पद पर कार्य करने के इच्छुक रहने लगे तथा पटवारीगिरी जैसा सर्वसम्मानित पद छोड़कर इसके लिए अपनी कोशिश करने लगी। इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों का जी भी ललचाता था। इस कहानी के मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर और पंडित आलोपीदीन है। कहानी का प्रारंभ इस तरह से होता है कि मुंशी वंशीधर अपने अनुभवी पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर रोजगार की तलाश में निकले ताकि घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को रास्ते पर लाया जा सके। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाया और सलाह दी कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे अर्थात किनारे का, और वृद्धम अर्थात वृद्धावस्था उनको आ चुकी है। न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मुंशी वंशीधर के पिता ने उनको अपनी तरफ से यह फैसला दिया और ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। ऊपरी आय में क्या है? बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है और इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। सौभाग्य से वंशीधर की नौकरी नमक के दरोगा के पद पर लग गई। इस समाचार से उनके स्वजनों को तो बहुत ही खुशी हुई, परंतु उनके पड़ोसियों को इस बात से तनिक भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि उनको दारोगा का पद जो मिल गया था और पड़ोसियों को इससे जलन का अनुभव होने लगा था। मुंशी वंशीधर को नौकरी पर आए लगभग 6 महीने ही बीत चुके थे और इतने कम समय में भी उन्होंने अपनी कार्य कुशलता एवं उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। उसी के ऊपर एक पुल भी बना हुआ था। जाड़े की एक रात में नमक की सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे।
कि तभी दारोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज़ सुनकर खुली। बाहर आकर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। गड़बड़ी की आशंका होने पर वे तलाशी के लिए गए। तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि उन गाड़ियों पर नमक लदा था। ये गाड़ियां दातागंज इलाके के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित आलोपीदीन की थी, जो लाखों रुपए का लेन देन करते थे। मुंशी प्रेमचंद को उनकी तलाशी के लिए वह जब पुल के पार आए तो उन्होंने देखा कि लगातार गाड़ियों का जाना लगा हुआ है। पंडित आलोपीदीन ने अपने संजीरे रथ में वह क्या है ऊँघते हुए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि उनकी गाड़ियों को रोक लिया गया है। पंडित आलोपीदीन सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया है तो उन्होंने वो मुंशी वंशीधर के पास आए और बड़े आराम से उनको ये लगा कि लक्ष्मी जी के द्वारा सारे काम हो जाते हैं। वो केवल घूस देकर ही अपना सारा काम करवाते थे। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर बड़ी निश्चिंता के साथ पान खाकर लिहाफ ओढ़कर आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद। आपने व्यर्थी का सुझाया, मैं तो आपकी सेवा में आ ही रहा था। मेरी सरकार तो आप ही हैं। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमानदार नहीं बेचते और पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब पंडित आलोपीदीन ने यह आदेश सुना तो वो हैरान रह गए, क्योंकि आज तक किसी की भी ये हिम्मत नहीं हुई थी कि पंडित आलोपीदीन को वो पकड़ पाए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। आदेश पाने के उपरांत भी बदलू सिंह उन्हें गिरफ्तार करने से घबरा रहा था। फिर आलोपीदीन ने सोचा कि नया लड़का है, दीन भाव में बोले, आप ऐसा न करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह अपने को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। आलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत भी देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे अब घूस के लालच में उन्होंने वंशीधर को बहुत प्रयास किया, लेकिन वंशीधर भी तनिक भी उसमें विचलित नहीं हुए और उन्होंने एक भी उनकी न सुनी और उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तो आलोपीदीन चारों ओर निराशा की दृष्टि से देखने लगे और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सुबह तक हर जवान पर पंडित जी की गिरफ्तारी का किस्सा था। चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। पंडित जी की गिरफ्तारी होने पर सुबह तक हर जवान पर पंडित जी की गिरफ्तारी का किस्सा था। चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में बहुत भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित आलोपीदीन के धन के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे। उन्हें हैरानी इसलिए नहीं थी कि आलोपीदीन ने यह काम क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। उनकी पैरवी के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, लेकिन गवाह लोभ के कारण सत्य से पलट गए थे। मुंशी जी को न्यायालय में पक्षपात होता दिख रहा था। परिणाम स्वरूप मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया, क्योंकि कोई भी मुंशी वंशीधर की तरफ से नहीं बोला। सभी के जवान में धन के लालच के कारण सभी चुप हो गए थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है और वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। आखिर में मुकदमे का फैसला यह हुआ। अब वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग्य की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगी। अदालत के फैसले के एक सप्ताह बाद ही
वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। वो तो निकाला ही जाना था, क्योंकि उन्होंने पंडित अलाउद्दीन के विरुद्ध कार्य किया था। घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उनके पिता तो बहुत ही क्रोधित हुए। साथ ही माँ एवं पत्नी ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। वंशीधर को पहली बार अपने जीवन में खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके माँ पिता दोनों भी इस बात से नाराज थे और पूरे समाज ने वंशीधर को अपमानित किया। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की कहानी है नमक का दरोगा। आज मैं आपके सामने आरोह पुस्तक के गद्य खंड का पहला पार्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो है नमक का दरोगा और जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने यह कहानी उस समय लिखी थी जब देश स्वतंत्र था और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन था। वे अपने कानून बना रहे थे। उसी में एक कानून नमक का कानून था। उसमें टैक्स लगा दिए गए थे। 1882 में जो भारतीय नमक कानून बनाया गया, उसमें उन्होंने नमक के उत्पादन को अपराध घोषित कर दिया, ताकि सरकार का एकाधिकार स्थापित हो जाए। आपको याद होगा कि 1930 में गांधी जी ने डांडी मार्च किया था। यह उन्होंने इसी नमक के कानून को तोड़ने के लिए किया था। यह कहानी उसी समय की है। प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी यथार्थवादी की संज्ञा पर रची गई बहुत चर्चित कहानी है। यह वास्तव में धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। आज मैं आपको नमक के दरोगा कहानी का प्रतिपाद्य यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नमक का दरोगा पद की प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या कार्य किए गए। ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर कर टैक्स लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक नया विभाग ही बना दिया गया, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया था। अनेक प्रकार के छल प्रपंच अर्थात धोखाधड़ी का आरंभ हो गया और रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के अधिकारियों की मौज हो गई। लोग नमक विभाग में दरोगा के पद पर कार्य करने के इच्छुक रहने लगे तथा पटवारीगिरी जैसा सर्वसम्मानित पद छोड़कर इसके लिए अपनी कोशिश करने लगी। इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों का जी भी ललचाता था। इस कहानी के मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर और पंडित अलाउद्दीन है। कहानी का प्रारंभ इस तरह से होता है कि मुंशी वंशीधर अपने अनुभवी पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर रोजगार की तलाश में निकले, ताकि घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को रास्ते पर लाया जा सके। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाया और सलाह दी कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे अर्थात किनारे का, और वृद्धम अर्थात वृद्धावस्था उनको आ चुकी है। न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मुंशी वंशीधर के पिता ने उनको अपनी तरफ से यह फैसला दिया। और ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। ऊपरी आय में क्या है? बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है और इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। सौभाग्य से वंशीधर की नौकरी नमक के दरोगा के पद पर
लग गई। इस समाचार से उनके स्वजनों को तो बहुत ही खुशी हुई, परंतु उनके पड़ोसियों को इस बात से तनिक भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि उनको दारोगा का पद जो मिल गया था और पड़ोसियों को इससे जलन का अनुभव होने लगा था। मुंशी वंशीधर को नौकरी पर आए लगभग 6 महीने ही बीत चुके थे और इतने कम समय में भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता एवं उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। उसी के ऊपर एक पुल भी बना हुआ था। जाड़े की एक रात में नमक की सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे कि तभी दारोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज़ सुनकर खुली। बाहर आकर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। गड़बड़ी की आशंका होने पर वे तलाशी के लिए गए। तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि उन गाड़ियों पर नमक लदा था। ये गाड़ियां दातागंज इलाके के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित आलूपीदीन की थी, जो लाखों रुपए का लेन देन करते थे। मुंशी प्रेमचंद को उनकी तलाशी के लिए वह जब पुल के पार आए तो उन्होंने देखा कि लगातार गाड़ियों का जाना लगा हुआ है। पंडित आलूपीदीन ने अपने संजीरे रथ में वह ऊँघते हुए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि उनकी गाड़ियों को रोक लिया गया है। पंडित आलूपीदीन सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया है तो उन्होंने वो मुंशी वंशीधर के पास आए और बड़े आराम से उनको ये लगा कि लक्ष्मी जी के द्वारा सारे काम हो जाते हैं। वो केवल घूस देकर ही अपना सारा काम करवाते थे। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर बड़ी निश्चिंता के साथ पान खाकर लिहाफ ओढ़कर आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद। आपने व्यर्थी का सुझाया, मैं तो आपकी सेवा में आ ही रहा था। मेरी सरकार तो आप ही हैं। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमानदार नहीं बेचते और पंडित आलूपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब पंडित आलूपीदीन ने यह आदेश सुना तो वो हैरान रह गए, क्योंकि आज तक किसी की भी ये हिम्मत नहीं हुई थी कि पंडित आलूपीदीन को वो पकड़ पाए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। आदेश पाने के उपरांत भी बदलू सिंह उन्हें गिरफ्तार करने से घबरा रहा था। फिर आलूपीदीन ने सोचा कि नया लड़का है। दीन भाव में बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह अपने को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। आलूपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत भी देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे अब घूस के लालच में उन्होंने वंशीधर को बहुत प्रयास किया, लेकिन वंशीधर भी तनिक भी उसमें विचलित नहीं हुए और उन्होंने एक भी उनकी न सुनी और उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तो आलूपीदीन चारों ओर निराशा की दृष्टि से देखने लगे और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सुबह तक हर जवान पर पंडित जी की रफ्तारी का किस्सा था। चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। पंडित जी की गिरफ्तारी होने पर सुबह तक हर जवान पर पंडित जी की गिरफ्तारी का किस्सा था। चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में बहुत भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित आलूपीदीन के धन के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे। उन्हें हैरानी इसलिए नहीं थी कि आलूपीदीन ने यह काम क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। उनकी पैरवी के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध छिड़ गया। वंशीधर के पास सत्य था, लेकिन गवाह लोभ के कारण सत्य से पलट गए थे। मुंशी जी को न्यायालय में पक्षपात होता दिख रहा था। परिणाम स्वरूप मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया,
क्योंकि कोई भी मुंशी वंशीधर की तरफ से नहीं बोला। सभी की जबान में धन के लालच के कारण सभी चुप हो गए थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारीन है और वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। आखिर में मुकदमे का फैसला ये हुआ। अब वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग्य की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगी। अदालत के फैसले के एक सप्ताह बाद ही वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। वो तो निकाला ही जाना था, क्योंकि उन्होंने पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध कार्य किया था। घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उनके पिता तो बहुत ही क्रोधित हुए। साथ ही माँ एवं पत्नी ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। वंशीधर को पहली बार अपने जीवन में खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके माँ पिता दोनों भी इस बात से नाराज थे और पूरे समाज ने वंशीधर को अपमानित किया।